मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज सीकर। पिछले वीडियोस में हम खिलजी वंश के बारे में बात कर चुके हैं। उसमें विशेष रूप से अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियों की बात की थी, कि बाजार नियंत्रण, उनका प्रशासन की चर्चाएं की। और आज हम बात करेंगे तुगलक वंश के बारे में। अलाउद्दीन की मृत्यु 1316 ईस्वी में हुई और उसके बाद में कुतुबुद्दीन मुबारक खलजी गद्दी पर बैठे। लगभग 5 साल तक उनका शासनकाल है। वो पूरी तरह से षड्यंत्रों को समर्पित रहा, क्योंकि अलाउद्दीन के शासन के अंतिम वर्षों में मलिक कफूर के प्रभाव के कारण स्वयं अलाउद्दीन ने अपने बड़े पुत्र खिज्र खां, जो काफ़ी प्रभावशाली था, शक्तिशाली भी था, उसको राजाधिकार से वंचित करके और अपने बहुत ही 5 साल के बच्चे, एक पुत्र था शिहाबुद्दीन उमर, को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। और अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मलिक कफूर ने इस बालक को राजगद्दी दे दी, सिंहासन बिठा दिया और स्वयं उसका संरक्षक बन गया और उसके नाम से खुद शासन करने लग गया। अर्थात वो तो नाम मात्र का शासक था, लेकिन सारी शक्तियाँ मलिक कफूर के हाथ में आ गई थी। उसने खिज्र खां और उसके भाई को कैद कर लिया, उन्हें अंधा करवा दिया। अलाउद्दीन की पत्नी मलिका जहान को भी बंदी करके अंधा करवा दिया। इस तरह से सारी जो उसको चैलेंज कर सकते थे, उस चुनौती दे सकते थे, उन सब से उसने अपने आप को निरापद कर लिया। अलाउद्दीन का तीसरा पुत्र मुबारक शाह, जो उस समय लगभग 17-18 साल का था, उसे बंदी बना लिया गया और कुछ सैनिकों को उसके पास बंदी बनाने के लिए भेजा गया। लेकिन मुबारक शाह होशियार था, वाकपटु था। उसने अपनी वाक चातुर्य से उनको समझाया, उनको अपने कर्तव्य याद दिलाए, उन्हें कुछ हीरे वगैरह के हार दिए और उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। तो उन सैनिकों ने उसे छोड़ दिया और मलिक कफूर को मारने का तय करके और वापस वहाँ से लौट चले। और लौट करके आते ही उन्होंने सीधे मलिक कफूर के पास पहुँचे और उसे मार डाला। तो मलिक कफूर की इस तरह से हत्या हुई। हत्या के बाद मुबारक शाह कारागार से बाहर आया और वो शिहाबुद्दीन का संरक्षक बना और धीरे धीरे अपना प्रचार 1-2 महीने में अपनी व्यवस्था, अपनी शक्ति बढ़ा करके, अपने आप को मजबूत करके, और उसने शिहाबुद्दीन को अपदस्थ कर दिया और उसे कैद करवा दिया और खुद दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। तो इस तरह हम पाते हैं कि ये जो समय है वो पूरी तरह से षड्यंत्रों का युग रहा। लगातार षड्यंत्र होते रहे। इसने प्रयास किया, काफ़ी सफल भी रहा, कुछ युद्धों में साम्राज्य को सुरक्षित रख सका। हालांकि प्रशासन में काफ़ी बदलाव इसने कर दिया था। अलाउद्दीन की जो नीतियाँ थीं उनसे दूर जाके इसने बिल्कुल अलग तरह का एक उदार टाइप का प्रशासन शुरू कर दिया था। खैर, इसकी नासिरुद्दीन खुसरो शाह, जो हिंदुस्तानी मुसलमान था, उसने हत्या कर दी और वो स्वयं शासक बन गया। लेकिन चूंकि वो भारतीय था तो तुर्की सरदार, जो अपनी जातीय श्रेष्ठता में विश्वास करते थे, राजशक्ति पर उनका एक अधिकार रहा था, वो इस बात को सहन नहीं कर पा रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि दिल्ली की सल्तनत एक भारतीय मुसलमान के हाथ में आए। इसलिए तुर्की अमीरों में गाजी मलिक तुगलक काफ़ी महत्वपूर्ण था और उसने भी खुसरो का विरोध किया। वो उस पर इस्लाम विरोधी होने का आरोप लगाया और स्वयं चूँकि गाजी मलिक तुगलक बहुत ही महत्वाकांक्षी था और स्वयं सत्ता हथियाना चाहता था, इसलिए उसने खुसरो के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और कुछ सबॉर्डिनेट्स का सहारा लेकर के उसने दिल्ली के पास में 1320 ईस्वी के पास उसे युद्ध में पराजित कर दिया और पराजित करके दिल्ली का शासक
बन गया। इस तरह से एक नवीन राजवंश की स्थापना गाजी गयासुद्दीन जो तुगलक शाह था उसने नवीन राजवंश की स्थापना कर दी। ये जो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक जो 1320 में शासक बना, वो किसी नवीन राजवंश की स्थापना उसने की थी। तो तुगलक कोई किसी जाति या किसी वंश का नाम नहीं है। हालांकि तुगलक वंश के नाम से ये शासन काल जाना जाता है इन शासकों का, लेकिन तुगलक अपने आप में कोई वंश नहीं था और न ही किसी ये जाति का परिचायक था। ये सुल्तान का व्यक्तिगत नाम था। उस गयासुद्दीन तुगलक शाह उसे कहते हैं, पूरा नाम ये था। अर्थात ये अपने आप में व्यक्ति का ही नाम था। मोहम्मद बिन तुगलक स्वयं को तुगलक शाह का पुत्र कहा करता था, लेकिन फिरोज शाह और उसके बाद के शासकों ने तो तुगलक का उपनाम का प्रयोग भी नहीं किया। इतिहासकार अवश्य अध्ययन की सुविधा के लिए पूरे वंश के शासकों को तुगलक वंश के नाम से पहचानते हैं। गाजी तुगलक ने खिलजी शासकों के यहाँ एक साधारण सैनिक के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश का संस्थापक था, उसके समय में वो उसके अंगरक्षक के पद पर नियुक्त था। अलाउद्दीन खिलजी के समय उसके पद प्रतिष्ठा में काफ़ी वृद्धि हुई थी और कहा जाता है कि उसने मंगोल आक्रमणकारियों का सफलतापूर्वक कई बार मुकाबला किया था और उन्हें पराजित भी किया था। इसलिए उसे मलिक उल गाजी के नाम से नवाजा गया था। उसे मलिक उल गाजी के नाम से वो प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन खिलजी के समय के अंतिम दिनों में उसकी गिनती बहुत ही प्रमुख सरदारों में, प्रमुख अमीरों में होने लगी थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल में भी उसकी स्थिति वैसी ही बनी रही और बाद में खुसरो शाह जो हिंदुस्तानी मुसलमान था और खिलजी वंश का अंतिम शासक था, ने भी उसे खुश करने का प्रयास किया, लेकिन और उसे दीपालपुर के सूबेदार के पद पर स्थायी कर दिया। लेकिन चूंकि स्वयं गाजी तुगलक स्वयं महत्वाकांक्षी था और तो उसने, जैसा कि मैंने अभी बताया, उसने विद्रोह कर दिया और दिल्ली के खिलजी वंश के, या जो खिलजी वंश के क्रम में अंतिम शासक था खुसरो शाह, उसको पराजित करके और स्वयं 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया और इस तरह से एक नवीन राजवंश की स्थापना दिल्ली में गयासुद्दीन तुगलक शाह ने कर दी। गयासुद्दीन तुगलक शाह के सामने कई सारी समस्याएं थीं और उनका उसने सफलतापूर्वक उसका सामना भी किया, साम्राज्य विस्तार भी किया, सेना का पुनर्गठन किया, कई सैनिक अभियान किए, वारंगल वगैरह मंगोल आक्रमण सामना किया, बंगाल के विरुद्ध अभियान किया, इनमें वो सफल रहा। आर्थिक क्षेत्र में भी कई सारे उसने सुधार किए और मुख्य रूप से कृषि राजस्व में उसने जो बदलाव किए थे वो उसकी व्यवहारिक योजना, उसकी व्यवहारिकता को दर्शाते हैं। मूल रूप से वो जो उसकी योजना थी राजस्व की, वो अलाउद्दीन खिलजी के कठोर प्रणाली, जो शासन प्रणाली थी राजस्व की, और उत्तराधिकारियों की अत्यधिक उदार प्रणाली, अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारियों ने जो उदार नीति अपनाई थी, इन दोनों के बीच का सा सम्मिश्रण उसमें दिखाई देता है कि न तो वो बहुत कठोर थी और न ही बहुत अति उदारवादी थी। किसानों की जो स्थिति थी उसको सुधार करना और कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना, ये उसके दो मुख्य उद्देश्य थे कि किसानों की स्थिति भी सुधरे, आर्थिक स्थिति खराब नहीं हो और कृषि योग्य भूमि का विस्तार हो। तो दोनों स्थितियों में उसको राज्य को राजस्व की आमदनी बढ़ने वाली थी कि किसान समर्थ होगा तो अच्छा राजस्व देगा और कृषि योग्य भूमि का विस्तार होगा तो ज़्यादा भूमि से राजस्व वसूल किया जा सकेगा। इन दो उद्देश्य से उसने राजस्व में कुछ सुधार किए थे और वो अपनी नीतियों में सफल भी रहा था। बर्नी ने लिखा है, जियाउद्दीन बर्नी लिखा है कि सुल्तान ने अपने राजस्व अधिकारियों और को ये आदेश दिए थे कि किसानों से ऐसा व्यवहार किया जाए कि वो इतने समृद्ध भी न हो जाएं कि वे विद्रोह करने की सोचें और न ही इतने गरीब कि वे खेती करना ही छोड़ दें।
तो इस तरह से उसने किसानों के साथ में इस तरह की नीति अपनाई कि राजस्व वसूली होती रहे, वो भी उनकी भी आर्थिक स्थिति भी बहुत सुदृढ़ नहीं तो भी खराब भी नहीं हो। ये उसका बिल्कुल एक सीधा साधा सच्चा सोच था। जब उसने सैनिक विस्तार किए और बंगाल के विरुद्ध उसने एक सफल अभियान भी किया था, और उस अभियान के बाद जब वो वापस दिल्ली लौटा तो कहते हैं कि सुल्तान के स्वागत में उसके पुत्र उलूग खां, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है, उसने दिल्ली से कुछ दूर एक अफ़गानपुर नामक एक स्थान पर एक बहुत जल्दी में एक लकड़ी का अस्थायी महल बनवाया और वहीं पर सुल्तान का स्वागत किया गया। वहीं पर जश्न वगैरह मनाए गए उन्हें, और कहते हैं कि वहीं पर एक विवादास्पद घटना घटी। बाद में से कुछ इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक का षड्यंत्र भी करार दिया है, और कहते हैं कि वहाँ रात के समय में आकाशीय बिजली गिरी और उसी में वो जो उनका महल था लकड़ी का वो गिर गया और वो दबकर उसमें मर गए। तो ये घटना का विवादों का विषय रही है। बरनी इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है बरनी के द्वारा, लेकिन इसामी और इब्न बतूता गयासुद्दीन की मृत्यु के लिए उसके पुत्र उलूग खां को उत्तरदायी मानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को उत्तरदायी मानते हैं। जहाँ तक आधुनिक इतिहासकारों का सवाल है, जैसे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, तो वो उनकी मृत्यु का कारण भी उलूग खां के षड्यंत्र को ही मानते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार जैसे मेहंदी हुसैन का मानना है कि महल स्वतः गिरा, उसमें शायद कोई हाथ नहीं था, जो भी हो। लेकिन इस घटना के बाद में जो तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक शाह, उनकी मृत्यु हो जाती है और नवीन जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक वो शासक बनता है। मोहम्मद बिन तुगलक अपने पिता की मृत्यु के बाद दिल्ली का शासक बना और 1325 ईस्वी में उलूग खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सिंहासन पर बैठा। उलूग खां का दूसरा नाम जूना खां भी है, उलूग खां कहें या जूना खां कहें एक ही बात है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से ये व्यक्ति सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन तुगलक अपने शासनकाल में ही उलूग खां को अपना युवराज घोषित कर चुका था, इसलिए उसका सिंहासनारोहण के समय कोई विरोध नहीं हुआ और आराम से सभी लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया। जनता ने उसे अपना सुल्तान स्वीकार कर लिया, किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ। वो चारों भाइयों में भी सबसे बड़ा था, इसलिए भी कोई विरोध नहीं हुआ। उस समय दिल्ली के जो शेख ओलिया थे उनका भी समर्थन इससे प्राप्त था, इसलिए मुस्लिम जगत और जो प्रमुख अमीर थे, तुर्क अमीर थे, उन लोगों ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि युवराज तो पहले घोषित हो चुका था और दिल्ली का शेख ओलिया है उसका भी समर्थन मिल गया था। और फिर सबसे बड़ी बात कि वो स्वयं एक बहुत ही योग्य सैनिक था, तो इस तरह से राज्यारोहण वो आराम से कर पाया और उसका कोई विरोध उस समय नहीं हुआ। अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक के राजत्व सिद्धांत की बात करें कि वो किंगशिप, कैसा किंगशिप चाहता था, राजा का व्यवहार कैसा हो, राजा कैसा हो, तो यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो पूर्णतः निरंकुश स्वभाव वाला व्यक्ति था। और वो निरंकुश भी था क्योंकि वो राजा के दैवीय अधिकारों का समर्थक था, अर्थात ये मानता था कि सुल्तान के पास डिवाइन पावर्स होते हैं, उसके बाद दैवीय शक्ति होते हैं, दैवीय अधिकार होते हैं, तो वो सुल्तान की पूर्ण निरंकुश शक्तियों में विश्वास करता था। एक अच्छी बात मध्यकाल में जो हम पाते हैं वो ये कि वो धर्म को राजनीति से अलग मानता था, पृथक था, कि सिर्फ धर्म के आधार पर ही बड़ी नियुक्तियां हों, बड़ी जिम्मेदारी के पद मिलें, ऐसा उसके शासनकाल में नहीं था। अर्थात वो धर्म को राजनीति से अलग मानता था और योग्यता के आधार पर ऊंचे ऊंचे प्रशासनिक पदों पर वो लोगों को नियुक्त करता था। जिस तरह से अन्य शासक मध्यकाल में महत्वाकांक्षी थे, विस्तारवादी थे, साम्राज्यिक विस्तार चाहते थे,
तो मोहम्मद बिन तुगलक भी अपवाद नहीं था, वो भी उस समय एक्सपेंशनिस्ट था, साम्राज्य का विस्तार चाहता था, महत्वाकांक्षी था। तो उसका राजत्व सिद्धांत इन सिद्धांतों पर, इन बिंदुओं पर टिका हुआ था कि वो राजा की शक्तियों को असीमित मानता था। वो नहीं चाहता था कि सुल्तान के ऊपर किसी का कोई अंकुश हो, कोई नियंत्रण हो किसी का, ये वो नहीं चाहता था। और स्वयं को वो पूर्णतः निरंकुश मानता था, अर्थात दैवीय अधिकारों का वो में विश्वास करता था, उसका समर्थक था। धर्म राजनीति को अलग करके वो देखता था, इसलिए योग्य व्यक्तियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त कर पाया। साम्राज्य विस्तारवादी था, इसलिए वो धीरे धीरे साम्राज्य विस्तार भी कर पाया। और उसने उस समय विभिन्न सैनिक अभियान किए और इन सैनिक अभियानों में उसे काफ़ी सफलता भी मिली। जैसे खुरासन, ये कई योजनाएं बनाई थी, कराजल वगैरह की, नगरकोट पर उसने विजय की थी, दक्षिण भारत में अभियान किए, मंगोलों के आक्रमण हुए तो इन सब का उसने सफलतापूर्वक सामना करने का प्रयास किया और एक अच्छे विशाल साम्राज्य की स्थापना की। दक्षिण भारत में भी उसने कई सैनिक अभियान किए। तो इस तरह से वो एक साम्राज्य निर्माता भी सिद्ध हुआ। इसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी को मोहम्मद बिन तुगलक को जिस रूप में पहचान मिली, जिस वजह से, वो थी उसकी विभिन्न योजनाएं। और विभिन्न योजनाओं में हम बात करते हैं कि उसने दोआब वगैरह में क्या कर वृद्धि की थी, वो एक्सपेरिमेंट क्या रहा, राजधानी परिवर्तन, तांबे के सिक्के, खुरासन विजय अभियान, ये कई सारी योजनाएं हैं जिसको लेकर के हम उसके लिए इतिहासकार उसे विरोधाभासों का सम्मिश्रण भी कहते हैं, उसे पागल शासक भी कहते हैं। तो अगले वीडियो में हम उसकी इन योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वास्तव में वो विरोधाभासों का मिश्रण था, वॉज ही मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स, या वो पागल शासक था, या बहुत ही ठीक निर्णय लेता था, उनकी क्रियान्विति नहीं कर पाता था। इन सब बिंदुओं पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।